हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल स्टोरेज क्या होता है स्टोरेज अकाउंट के अंदर। हमने अब तक देख लिया कि एक स्टोरेज अकाउंट में हमें मिलता है ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, क्यू और टेबल सर्विस। ठीक है, एंड इन सभी में से हमने ये स्टार्टिंग के 3 कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक टेबल सर्विस क्या होता है एंड इसकी मदद से हम क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही हम एक सैम्पल डेमो देखेंगे कि हमें कैसे करना है एंड इसके अंदर क्या कुछ ऑप्शंस बेसिकली हमें मिल जाता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोग इस कोर्स को या फिर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, सो मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, टेबल सर्विस ये हमें एक सर्विस मिलती है एज ए पार्ट ऑफ स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। अभी टेबल सर्विस से हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली टेबल सर्विस में अगर हमें कोई भी ऐसा डेटा है जो हमें स्टोर करना है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है बट वो सीक्वल डेटा नहीं है। तो आपको पता होगा कि सीक्वल टेबल्स, डेटाबेस टेबल्स, राइट, ये भी एक टेबल्स है बट इसको आप एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो हमें सीक्वल टेबल्स मिलती है। ठीक है, बट रेदर देन दैट, उसके अलावा अगर हमें चाहिए तो हम बहुत सारे डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी डायनामिक, काफ़ी स्केलेबल एंड काफ़ी स्केलेबल है ये डेटा को स्टोर करना एज्योर टेबल्स में। ठीक है, अगर आपके कोई भी बेसिक सा काम है, कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया है जिसके अंदर यूज़र रिलेटेड का कुछ डेटा स्टोर करना है या फिर कुछ टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है, ठीक है, उस केस में ये टेबल्स काफ़ी काम आ जाता है। एंड ऑल्सो क्योंकि ये एज्योर के ऊपर होस्टेड है और माइक्रोसॉफ्ट इसका ध्यान दे रही है, तो जो भी हमें परफॉर्मेंस मिलती है वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी रिलायबल है एंड सिक्योरिटी, वो सब चीज़ें हमें मिल जाती है इसके साथ। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि हमें इस टेबल को क्यों क्रिएट करना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि इस टेबल की ज़रूरत कब नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि बहुत ही लाइक रिलेटेड टेबल्स चाहिए, जैसे कि अकाउंट क्रिएट किया तो अकाउंट के रिलेटेड एड्रेसेस है, आपको एड्रेसेस अलग टेबल में स्टोर करना है और आपको उस तरह की रिलेशनशिप क्रिएट करनी है जैसे कि पेरेंट चाइल्ड का। और अगर आपको याद होगा कि अगर आपने सीक्वल के साथ काम किया तो वहाँ पे फॉरेन की रेफरेंसेस वगैरह होती है। ठीक है, अगर वो सब आपको करना है तो आप वो इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। इवन दो अगर आपको चाहिए कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्रिएट करना है तो आप उस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल्स बेसिकली रॉ डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो इसके काम आ जाती है ये वाला। अब हम फटाक से देख लेते हैं कि एक टेबल को क्रिएट कैसे करना है। ये है मेरा स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, और TBL स्टोरेज डेमो करके मैंने क्रिएट किया। उसके अंदर हम आ जाते हैं टेबल सर्विस के इधर। ठीक है, अभी सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो है टेबल का। तो टेबल में क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट करके। एक टेबल बना दिया हमने जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल। अभी यहाँ पे अगर आप आके देखो ना तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बस एक URL मिलेगा और ये टेबल का नाम है, इसके अलावा और कुछ यहाँ से नहीं किया जा सकता है। चाहिए तो आप एक्सेस पॉलिसीज़ थोड़ा सेट कर सकते हो या फिर टेबल को डिलीट कर सकते हो, बट अदर देन दैट यहाँ से कुछ नहीं किया जा सकते। अभी पहले हम इस टेबल को एक्सेस कर सकते थे इससे स्टोरेज STORA। तो स्टोरेज एक्सप्लोरर करके एक टूल थी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, हम इसके मदद से इस टेबल को एक्सेस कर पाते थे पहले, या फिर अपने .NET प्रोग्राम या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के SDK के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाते थे। बट अभी एज्योर पोर्टल पे स्टोरेज एक्सप्लोरर करके एक ऑप्शन है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया स्टोरेज एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ टेबल्स पे और यहाँ पे हमें दिखाई देगा जो टेबल हमने अभी क्रिएट किया था। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट किया था, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इस टेबल को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास 2 कॉलम लाइक थिंग है। ठीक है, एक है पार्टीशन की और एक है रो की। अभी जब हम इसको डिटेल में सीखने जाएंगे ना तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पार्टीशन की क्या होता है एंड रो की क्या होता है, बट समझने के लिए इतना समझ लो कि ये हमें हेल्प करती है अपने डेटा को कैटेगरी वाइज सेपरेट करने के लिए और अपने डेटा को यूनिक रखने के लिए। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 चीज़ें मिल जाती हैं, 2 प्रॉपर्टी या फिर 2 कॉलम हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों का ही जो
टाइप है वो स्ट्रिंग है। आप चाहो तो इसको एज ए लाइक आईडी यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। और रो की में चाहो तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, लाइक फर्स्ट नेम हम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा राजेश, ठीक है। और मैं यहाँ इसको कर देता हूँ इंसर्ट। तो ये इंसर्ट हो चुका। अब यहाँ पे देखो कि एक एक्स्ट्रा कॉलम बन के आया है टाइम स्टैम्प। सो बेसिकली टाइम स्टैम्प बस इस रो को कब क्रिएट किया गया था बस वो दिखाती है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और रो ऐड करने के लिए जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा ID2 और रो की में मैं नाम दे देता हूँ मेरे फ्रेंड का, प्रसाद, ठीक है। और मैं चाहूँ तो एक नया लाइक कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, और इसमें मैं चाहूँ तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ लास्ट नेम, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शेट्टी, ठीक है। और मैंने कर दिया इंसर्ट। सो आप देख सकते हो कि मैंने इसको ऐड कर दिया। तो बेसिकली इससे मेरा मतलब ये था कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं चाहिए टेबल का। हम एज एंड व्हेन नीडेड हम कॉलम्स को क्रिएट करते जा सकते हैं, और अपने हिसाब से डेटा को ज़रूरी नहीं है कि मुझे पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा कि मेरे टेबल में मेरे हर एक रिकॉर्ड के लिए किस तरह की डेटा होने वाली है, ठीक है। सो ये रैंडम हो सकता है, हम आगे जाके भी सेट कर सकते हैं। सो बेसिकली यही था, यही हमारा टेबल है। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कोड के थ्रू और इस एक्सप्लोरर के थ्रू, ठीक है। एंड इस पे हम काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो आई होप कि अब हम ये समझ गए कि एक नॉर्मल टेबल्स कैसे काम करता है एजर का, एंड वो हम क्यों यूज़ करेंगे और क्यों नहीं यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।